पिछले वीडियो में आप लोगों का ये जो सेट मतलब मैं आप लोगों को करा रहा था, इसमें मैंने 50 नंबर सवाल तक पूरे कंप्लीट करा दिए। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा पहले जाकर उसको देख लें। 1 से लेकर 50 तक इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा दूँगा, वहाँ से आप सभी जाकर देख सकते हैं। चाहे आज का 51 नंबर वाला सवाल, 51 नंबर सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है इसमें? कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसको इंग्लिश में इकोसिस्टम कहा जाता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का तंत्र कौन सा उदाहरण सही है? तो इसमें खेत जो है वो एक प्रकार का इकोसिस्टम यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। बोलेगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं? पहला आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि पार्क हो गया और खेत हो गया और जितने भी एक्वेरियम में सब रहते हैं सभी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। और ये सभी जो है तालाब हो गया, घास के मैदान, जंगल, ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ये सभी तालाब, घास के मैदान और जंगल प्राकृतिक है। और ये जो खेत है जो हम लोग का आर्टिफिशियल खेत हम लोग खुद से भी तैयार कर लेते हैं। और एक्वेरियम हो गया, जू हो गया, ये सभी आप लोग जान रही होंगे। इसके बाद है वर्ष 1900 आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र सबको गढ़ा। बोलेगा पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग आर्थर टेंसले यानी एजी टेंसले ने सबसे पहले किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का सबका प्रयोग, ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। समुदाय के जीवों की रचना, कार्य एवं उनके वातावरण की पारिस्थितिकी संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो आप लोग जान रहे होंगे, जंगल में जितने भी पेड़ पौधे, जानवर, ये सभी आपस में जिसका संबंध बनाते हैं उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और सजीव तथा निर्जीव संगठक अंतर्निहित होते हैं इसमें सजीव एवं निर्जीव के बीच अंतर संबंध बनाए रखने के लिए जाने वाली सभी क्रियाओं इसमें जुड़ा हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक खुला तंत्र है, क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा और पदार्थों का संचयन तथा आउटपुट और इनपुट होता रहता है। ध्यान रखिएगा, इसमें आउटपुट और इनपुट होता रहता है। पारिस्थितिकी में हम लोग प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को देख लेते हैं। प्राकृतिक तंत्र वही जो आप लोगों को प्राकृतिक द्वारा बनाया गया। इसमें समझने वाली क्या बात है? उदाहरण आप लोग देख लीजिए, स्थलीय में हो गया घास के मैदान, मरुस्थल, वन, ये सभी आप लोगों को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। जलीय में हो गया अलवणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, सागर हो गया, फिर संक्रमण कालीन पारिस्थितिकी, ये सब सभी जितने भी हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। 2 भागों में हम लोग प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को विभाजित कर सकते हैं। अब आता है आर्टिफिशियल या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। पहला है एक्वेरियम, खेत जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था, चिड़ियाघर, और है पोल्ट्री फार्म, ये सभी क्या है? तो आर्टिफिशियल है, जो हम लोग मानव द्वारा बनाया गया। और ये जो हम लोग जल में आ जाता है, जल में तालाब, झील, नदी, ये सभी प्राकृतिक जलीय की श्रेणी में आता है। महासागर, सागर, जो एस्ट्री जो हम लोग का बनाता है, लैगून एस्ट्री, उसको हम समकालीन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो ये सभी कंप्लीट हो गया। और पारिस्थितिकी तंत्र जितने भी सवाल बन सकते हैं इसमें दिया गया है। एक क्वेश्चन करने में कितना समय लगता है आप लोगों को, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना मेहनत है। तो आप लोग क्या चैनल को सब्सक्राइब करें। सतत विकास या अस्थायी विकास के अवधारणा के प्रतिपादक ब्रैटलैंड जो 1987 में किए थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की थी। कौन की थी? ऑस्ट्रेलिया ने की थी ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत। यूजीन ओडेन के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। क्या है? प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन ही पारिस्थितिकी तंत्र है, यूजीन ओडेन के अनुसार। और देख लेते हैं, जीव संख्या का पिरामिड सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सीधे एवं उल्टे। घास और वन स्थल के जीव भार का पिरामिड सीधा बनेगा, जबकि एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड के उल्टा बनेगा। ध्यान रखिएगा, संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। संचित ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव सीधा बनेगा। तो इससे 1 नंबर सवाल पूरा कंप्लीट होता है। हम लोग 52 नंबर सवाल देखते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, सभी लोग को मालूम होगा। लेकिन हम लोग इस सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना, क्वेश्चन के नीचे जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वो हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग समझ ही रहे हैं। इस बुक में मेन अहमियत यही है कि आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम वीआर चिंदरबनार पोर्ट है। यहाँ के मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक, पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादकों का निर्यात इसके द्वारा किया जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। बोलेगा तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य खाड़ी है मन्नार की खाड़ी। अब जितने भी भारत में बंदरगाह है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो कच्छ खाड़ी में है, जो कच्छ कहाँ है, जो लोग समझ ही नहीं होंगे। इसका नया नाम क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय नया नाम है कांडला पोर्ट का। अब कोलकाता पोर्ट के बारे में देख लेते हैं। कलकत्ता पोर्ट कहाँ है? तो ये कलकत्ता हुगली नदी के तट पर कलकत्ता बंदरगाह है। इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया है। अब कोचीन बंदरगाह के बारे में देख लेते हैं। कोचीन बंदरगाह का नया नाम कुछ नहीं है, इसका नाम कोचीन बंदरगाह ही है, लेकिन इसका किस नदी पे है? तो वेम्बनाड नदी यानी केरल में है। तो ये कहाँ पे है? फिर एक है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पे है? तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह मैंगलुरु कर्नाटक में पाया जाता है। ये मुंबई बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बोलेगा कौन है? तो मुंबई बंदरगाह। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। मुंबई बंदरगाह कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा है। फिर एक जवाहरलाल नेहरू या आप लोग का नौ सेवा बंदरगाह, ये मुंबई में है।
तो जवाहरलाल नेहरू या नाहरसोबा बंदरगाह ये दोनों ही महाराष्ट्र में है। फिर पारादीप उड़ीसा में है। मुगाओ बंदरगाह जुआरी नदी के बाएं तट पर गोवा में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। एन्नौर बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में 3 हो गए, तूतीकोरिन, एन्नौर और चेन्नई बंदरगाह। फिर है विशाखापट्टनम जो कि सबसे गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। तो सभी चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। 53 नंबर सवाल देख लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। काफ़ी आसान सवाल आप लोग को आता होगा। मेन यहाँ चीज़ देखा गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था पहला। और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष कौन था? सुभाष चंद्र बोस तथा महासचिव कौन थे? HV कामत को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। पूछेगा फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कहाँ किया गया था? जर्मनी में। बोलेगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर। आप लोग ध्यान रखिएगा, एडोल्फ हिटलर। और एक और चीज़ है उसकी 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन की स्थापना की थी। बोलेगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कहाँ पे? सिंगापुर में किया गया था। ध्यान रखिएगा। एक और बात है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, अस्थायी सरकार। फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति तो सुभाष चंद्र बोस को। तो इतने इंपॉर्टेंट सवाल है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। चलिए हम लोग 54 नंबर सवाल देख लेते हैं। तो 9 मिनट में मैंने आप लोग इतनी सारी जानकारियाँ दिया है कि आप लोग जाने। 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक किस प्रकार कार्य करता है? तो उत्प्रेरक का काम है अभिक्रिया को दर को बढ़ा देना। किसी भी पदार्थ में अगर रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, उस रेट को या उस दर को बढ़ा दिया जाता है उत्प्रेरक के द्वारा। उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उत्प्रेरक कहा जाता है। तो ये अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, दोनों काम उत्प्रेरक का है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, उत्प्रेरक का कार्य। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त होने वाले उत्पादकों की सांद्रता में समय के साथ साथ होने वाली परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, वह पदार्थ जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, उसी को कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के नाम से जाना। ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया में गति को बढ़ाता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। अब आता है वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को घटाता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अभिकारक की सांद्रता देखते हैं। अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया की दर या अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती है। ताप वाला देखते हैं तो ये समानुपाती है। टेम्परेचर वाला क्या है? ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैटलिस्ट से हम लोग का अभिक्रिया का रेट भी है वो भी इंक्रीज होगा। तो अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभिकारकों को छोटे टुकड़ों में बांटने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर और बढ़ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा क्यों किया गया था? इसका सही आंसर है इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए साइमन कमीशन के बारे में जितने भी तथ्य इसमें दिए गए हैं देख लेते हैं। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल है। साइमन भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जाँच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की दिशा। इसलिए साइमन कमीशन में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, जो अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में। बोलेगा नियुक्ति कब किया गया? 27 में, और भारत आया था 28 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत सचिव जो भारत राज्य सचिव थे उसका नाम था बर्केनहेड द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बर्केनहेड। इस समिति में कुल 7 सदस्य था। कितना सदस्य? 7 मेंबर था और 7 मेंबर में एक भी भारतीय नहीं थे। इस 7 सदस्यों में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए भारतीयों द्वारा श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया था। क्या है? व्हाइट कमीशन या हिंदी में श्वेत कमीशन। देखिए पढ़िएगा तो समय लगेगा ही, तो आप लोग समय आप लोग नहीं देना चाहते तो आप लोग दूसरे जगह जा सकते हैं। इसमें मैं अच्छे तरीके से आप लोग को बताऊँगा क्योंकि यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। कब आया था? भारत 28। मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया था। तो सवाल कैसे बनेगा? किस कमीशन ने इसका विरोध नहीं किया था? तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध नहीं किया था। ज़्यादा सवाल यहीं से बनेगा, किस विरोध नहीं किया था? मुस्लिम लीग। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू तथा पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कमीशन का विरोध किया गया था। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से चोटिल होने के कारण पंजाब केसरी, जिसको लाला लाजपत राय को कहा जाता है, उनको 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई
और लाला लाजपत राय को चोटिल करने वाला अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। 56वां सवाल, 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक था MS खान। क्या था नाम? तो नए सैनिक विद्रोह का नाम क्या था? लोग देख लिए होंगे। नौ सैनिक विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को जब मुंबई में नौ सैनिक जहाज HMIS तलवार ने नाविकों के नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल किया था। विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन MS खान के नेतृत्व में। इस सैनिक ने BCG दत्त की रिहाई मांगी। इन्हें जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के सलाह पर नौ सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने। इस नौ सैनिक विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि अनेकों नारे लगाए गए। लेकिन कुछ आगे देखिए बेनिफिट मिलता है। फरवरी 1946 में INS अधिकारी राशिद अली को सजा दी गई। 57 नंबर सवाल, धात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? 57 नंबर सवाल है, धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? धात्विक खनिज का उदाहरण इसमें हो जाएगा सोना, चांदी, लोहा। जिस खनिज में धातु जैसे गुण हो, यानी धातु जैसे क्रिया करने की उसमें क्षमता हो, उसी को ही धात्विक खनिज कहते हैं। तो इसमें सोना, चांदी और लोहा ऐसे खनिज हैं जो कि एक प्रकार का धातु है, इसलिए उसको धात्विक खनिज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ सब दिया गया, मैं आप लोग को बताऊँ वही दिया गया है, तो आप लोग PDF दिया जाएगा, उससे आप लोग पढ़िएगा। चलिए धातु के हम लोग एग्जाम्पल या उदाहरण देख लेते हैं। सोना हो गया, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, प्लेटिनम, पोटेशियम, बेरिलियम, बेरियम, जिंक, कैल्शियम, निकल, मैग्नीशियम, पारा, मरकरी और बोलिबेडनम, यूरेनियम, लिथियम, वैसे सभी आप लोग का धातु है। धातु के महत्व गुण क्या है? तो इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, अघात वर्धता इसमें पाई जाती है। धातुओं को पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तन कर देने उसे अघात वर्धता कहा जाता है। और कठोरता के कारण भी धातु को हम लोग कहा जाता है। कुछ क्षारीय धातु होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी मुलायम है। तन्यता क्या है? तो तन्यता धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को उष्मा चालकता देख लेते हैं। धातुएं उष्मा की चालक होती है, ध्यान रखिए, धातुएं उष्मा की चालक होती है। और विद्युत चालकता, सामान्यतः धातुएं सभी धातुएं विद्युत की चालकता होती है, लेकिन कुछ धातुओं को छोड़कर। और किन धातुओं को छोड़कर आप लोग कमेंट में बताइएगा। धातुओं के रासायनिक गुण, सभी धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन बनेगा तो क्या बनेगा? धातु के ऑक्सीजन से मिल जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, यानी जल में नहीं घुलता है, लेकिन इनमें से कुछ जल घुल कर क्षार देता है। क्षार कौन देता है? क्षार कमेंट बताइएगा। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं धातु के। कुछ ऑक्साइड जल में घुल कर क्षार या अल्कलीज देते हैं। ये सब दिया गया है। अब अधातु के एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन, कार्बन, फास्फोरस, ये सभी उदाहरण है। 58 नंबर सवाल, बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला है लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। भारत में लौ अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों पाए जाते हैं। लौ अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्य में देखने को मिलता है। उड़ीसा में लौ अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज पहाड़ी जैसे में पाया जाता है। ये सभी नाम है, आप लोग देखिएगा। बेलाडीला एक पर्वत श्रृंखला है जो बैल के डील यानी कुब्बर की तरह दिखती है, इसलिए उसका नाम रखा गया। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और रत्नागिरी जिले में, तेलंगाना के करीब नगर, वारंगल जिले, तमिलनाडु के राज्य सेलम में सभी लौ अयस्क देखने को मिलते हैं। तो बेलाडीला किस राज्य में है आप लोग जानिएगा। बेलाडीला लोहा के लिए प्रसिद्ध है। लौ अयस्क में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब लगभग आच्छादित भंडार है। इसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा लोहा किस प्रकार का लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? भारत में तो हेमाटाइट प्रकार का लोहा सबसे अधिक भारत में देखने को मिलता है। चलिए 49 नंबर सवाल, 49 नहीं 59, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण क्या है? सही जवाब होगा उसके बहोगनी और रोजवुड उष्णकटिबंधीय सदाबहार है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण बहोगनी और रोजवुड है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के लिए हमें 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उस कटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है, जैसे सिंकोना, महाभोगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न
आबनूस, बांस आदि ये सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण हैं। तो आप लोग उदाहरण को याद रखिएगा। आर्किड हो गया, सिंकोना, आबनूस, बांस ये सभी किस प्रकार के वनस्पति के उदाहरण हैं? उष्णकटिबंधीय वनस्पति के उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति को हम लोग देखते हैं। इस वनस्पति के विकास हेतु 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा हम लोग का जरूरी है। प्रमुख वनस्पति देख लेते हैं। साल हो गया, शीशम, सागवान, चंदन, आंवला, शहतूत सभी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के हैं। बबूल हो गया, खजूर, नाग खजरी सब आदि शुष्क कटीली वनस्पति के एग्जाम्पल है या उदाहरण किसको है? शुष्क कटीली वनस्पति। नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध? तो आप लोग ये सब सवाल आप लोग को आता होगा, आप लोग बनाइएगा आराम से, क्योंकि आप लोग PDF मिलेगा वहाँ से पढ़ जाइए। तमिलनाडु में जून जुलाई में पूर्ण चंद्र को उंजल पर्व मनाया जाता है। उगाडी फेस्टिवल जो है 9 वर्ष के रूप में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यों में मनाया जाता है। उगाडी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक 3 राज्यों में मनाया जाता है। तो उस उत्सव भी पूछा जाता है, यानी लोक नृत्य एवं उत्सव। ये भी सवाल आप लोग का एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। इसे भी हम लोग को पढ़कर जाना है एग्जामिनेशन जाने से पहले। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर C में है। आप लोग को ये सब सवाल आते होंगे। नरोरा उत्तर प्रदेश परमाणु रिएक्टर है और 2 प्रकार के होते हैं, अनुसंधान रिएक्टर और ऊर्जा रिएक्टर। तो 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। पूछेगा अप्सरा जो अनुसंधान रिएक्टर है उसका स्थापना यह कब किया गया था? तो 1900। इसका परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे में जिसका हेडक्वार्टर है उसके द्वारा इसका उद्घाटन किया, यानी उसका कार्य किया। अब अप्सरा रिएक्टर का परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया। भारत में 7 परमाणु संयंत्रों में से 22 से अधिक रिएक्टर पर कार्य करता है। जैसे तारापुर कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में है और ये भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर है। कहाँ है? भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर तारापुर है। एक है रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में। फिर कुंडलकुलम तमिलनाडु, कहाँ है कुंडलकुलम? एक है काकड़ापाड़ा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में है और एक है नरोरा उत्तर प्रदेश में है। चलिए 62 नंबर सवाल स्क्रीन के सामने। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो अनिमेष लोचन चैत्य बोध गया में है। इसको चलिए देखते हैं आराम से। अनिमेष लोचन चैत्य बोध गया में स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान को हासिल करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष को एकटक देखते हुए बिताया। अनिमेष लोचन चैत्र महाबोधि मंदिर परिसर की सीमा के भीतर स्थित 7 पवित्र स्थानों में से अनिमेष लोचन चैत्र माह का शाब्दिक अर्थ खुली आंखें, इसे ज्वेल वॉक या विचरण पथ भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना सभी आप लोगों को ये सब जानकारी होगा किसके द्वारा किया गया था और ये सब स्तूप उसमें सब कहाँ पे आप लोग जानते होंगे। और विश्व शांति का स्तूप राजगीर में है। ये सवाल आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? इसका बचपन का नाम, इसके बेटे का नाम सब आप लोग पढ़े होंगे लूसेंट की किताब में। चलिए शुरू करते हैं। तो सिद्धार्थ नाम था बचपन का, इसके बेटा का नाम क्या था तो हम लोग जानते होंगे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का। 63 नंबर सवाल 63 नंबर सामने है। बोला जा रहा है भारत में सीमेंट की फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ पे किया गया था? सबसे पहले चेन्नई में सीमेंट की फैक्ट्री की स्थापना सबसे पहले तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया था 1914। आप लोग जानिएगा। और चेन्नई में सीमेंट बनाने का सफल जो प्रयास है वो असफल रहा। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री का शुरुआत 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में किया गया। ध्यान रखिएगा। चलिए ऊपर देख लेते हैं। सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर जोसेफ अस्टिन ने चीका और मिट्टी को जलाकर किया था। चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट, सिलिका आदि सीमेंट उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रख। सबसे अधिक सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान सबसे अधिक राज्य है। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में न रहे, मतलब कि अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं रहे तो हम लोग MP टिक करना है। ये सभी इंपॉर्टेंट स्थान उतना आप लोग अंदर नहीं पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आप लोग को बताऊँगा, जब वीडियो लंबा ना हो जाए, आप लोग के लिए कुछ नुकसान भी ना करे। तो जो अच्छा रहेगा वो आप लोग सुनिए। खांसी जयंती यानी गारो खांसी जयंती कहाँ पाई जाती है? तो गारो खांसी जयंती प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। आप लोग बोलिएगा कि ये तो पूर्ववर्ती मैदान का क्यों नहीं है? ये जो आप लोग का गारो खांसी जयंतिया है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, क्योंकि हम लोग जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं तो ऐसे लेकर हम लोग पूर्वी भाग को भी सम्मिलित कर लेते हैं। उसको हम लोग कहते हैं गारो खांसी जयंतिया, इसलिए हम लोग इसको प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत देखेंगे। गारो खांसी जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार भाग दोनों एक ही हैं। एक प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और दिल्ली तक है। पूरब में राजमहल की पहाड़ियों
और पश्चिम में गिर पहाड़ी, दक्षिण में कार्डेनम पहाड़ी, उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं करबी एंगलोंग पहाड़ी तक है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। पूछेगा पठारों का पठार किसे कहा जाता है, तो प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है, क्योंकि यह कई पठारों से मिलकर बना है। उत्तर पूर्वी पठारों में मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। जानिएगा क्या है, जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार या छोटा नागपुर का पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल या गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ी अवस्थित, जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। गारो, खासी, जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। मेघालय पठार क्षेत्र में धारवार संरचना से निर्मित शिलोंग पहाड़ी और सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग इतना इंपॉर्टेंट चीज़ जो फैक्ट था वो आप लोग जान गए होंगे। और 56 नंबर सवाल देखते हैं। 56 क्या, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, तो इंटरनेट साथी, ध्यान रखिए इंटरनेट साथी। ये करेंट अफेयर का सवाल है, नहीं पूछा जाएगा। किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगा लेती है, तो एक क्लॉक का सवाल है। एक घड़ी 12 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, तो 48 घंटे में 4 चक्कर लगाएगी। ये सवाल तो आप लोगों को काफ़ी आसान, आप लोग अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो आराम से हो जाएगा, आराम से बना दीजिएगा। ये सभी सवाल आप लोग रीजनिंग का है कि बाएं से 8वां श्याम दाएं से, सभी भी लोग पढ़िएगा रीजनिंग तो जानिएगा। मैथ का सवाल है, ये सभी मैथ का सवाल है। आप लोग जो जीके का सवाल है मैं सिर्फ वही कराता हूँ आप लोगों को। चलिए, निम्नलिखित विद्रोह को क्रम से सजाने के लिए बोल रहा है, कौन सा क्रम सबसे पहले हुआ। सब लोग जानते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और अहमदाबाद जो है 1918 में हुआ था, और खेरा भी 1918 में हुआ था। लेकिन हम लोग इसको सजाएंगे कैसे, क्योंकि दोनों आसपास का है। तो चंपारण तो मिल गया, सबसे पहले 2 होगा, यानी 2 होगा। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा अहमदाबाद आंदोलन जो है, जो फैक्ट्री में जितने मजदूर थे उसके लिए किया गया था, तो फैक्ट्री वाले मजदूर अहमदाबाद, इसके पहले मतलब कि ये पहले हुआ था, बाद में खेरा सत्याग्रह उसके बाद हुआ। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2, फिर 1, फिर 3। 2, 1, 3 किस में है, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी में है। उसको टिक करके इतना दूर में भागिए, तुरंत अगला नंबर सवाल तक देखिए, यहाँ पे दिया गया है फरवरी में हुआ था अहमदाबाद मिल होना, फिर खेरा वाला है मार्च या जून में हुआ था। लगातार 3 आंदोलन गांधी जी ने आते ही 1 साल बाद शुरू कर दिया था। चंपारण का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली जो आप लोग को आता होगा, 20 कट्ठा भूमि 3 कट्ठा भूमि नील की खेती करना होता है। प्लेग बोनस के लिए अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने आंदोलन किया, इसे समर्थन देने हेतु गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। बोलेगा भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया गया था, तो अहमदाबाद के मिलों के द्वारा। खेरा आंदोलन गांधी जी और गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर किया था। खेरा आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो किसानों का समस्याओं के लिए किया गया था। अब यहाँ से ज़्यादातर मैथ के सवाल आप लोग को देखने को मिलेंगे। जो सवाल जीके के होंगे मैं आप लोग को कराता हूँ, फिर यहाँ से आप लोग का जीके का सवाल शुरू होगा। सभी सवाल मैथ के हैं, 92 तक सभी सवाल मैथ के रीजनिंग है। एक सवाल मिला आप लोग का 95 नंबर सवाल, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो जो वर्ष राज्यसभा बनने हेतु होता है वही विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु होता है। तो ये सवाल आप लोग देखिएगा। पहले हम लोग लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 25 साल। और बोलेगा विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 25 साल। तो हम लोग चलते हैं राज्यसभा की ओर। राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 30 साल। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, और कहाँ गया ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग को मारना है। और यहाँ से दूसरे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कहाँ गया देखिए। अब यहाँ से पूरा हम लोग को दिया गया है एक्सप्लेनेशन। ये सही बात मैंने आप लोगों को बता दिया है। और लोकसभा का सदस्य 25, राज्यसभा का 30, और पंचायत चुनाव लड़ने हेतु 21 वर्ष, और राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी बनने के लिए सभी आप लोग जानते होंगे। अब आता है वृहत ट्रंक ग्रैंड मतलब कि ग्रैंड ट्रंक रोड किससे संबंधित है, तो ये सड़क से संबंधित है। सड़क परिवहन द्वारा इसको हम लोग संचालन में काम आता है। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो शेर शाह सूरी के द्वारा ये रोड बनवाया गया था। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करे। बोलेगा किस अंग्रेज गवर्नर के द्वारा इसका मरम्मत करवाया गया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा मरम्मत करवाया गया था। और ये NH1 और NH2 को जोड़ती है ये ग्रैंड ट्रैंक। इस सड़क मार्ग को सड़क ए आजम तथा शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो सड़क ए आजम और शेर शाह सूरी मार्ग, जो कि ग्रैंड ट्रैंक रोड, ध्यान रखिए ग्रैंड ट्रैंक रोड सड़क ए आजम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में, स्विट्जरलैंड में इसका स्थापना पर ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसलिए 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग ये जितने भी
विश्व में स्वास्थ्य संबंधित जितने भी कार्य हैं इसी के द्वारा किया जाता है। जैसे कि WHO ही आप लोगों का जो कोरोना वायरस आया था तो जितना गाइडलाइंस जारी करता था, ध्यान रखने होगा। इसमें टोटल 194 देश हैं। 7 अप्रैल को विश्व हेल्थ दिवस मनाया, आप लोग ये सब कई आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे हम लोग जितने भी मुख्यालय हैं और अन्य जितने भी संगठन हैं उसके मुख्यालय स्थापना वर्ष सभी को एक साथ देखते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? 66 में। इसको एडबी कहा जाता है। हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है। और ये आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थापना देख सकते हैं। नाटो का स्थापना 1949 ब्रुसेल्स में है। और सार्क का स्थापना 85 काठमांडू में नेपाल। और WTO का 95 जिनेवा स्विट्जरलैंड। आधुनिक राष्ट्रमंडल का लंदन यूके में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आप लोग का समाप्त हो चुका है। यहाँ से हम लोग अब जल्दी भागेंगे दूसरे की ओर। सार्क का स्थापना कंप्लीट हो गया। और एक और बच गया था, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वाला। IMF का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC। और एक है यूनेस्को का मुख्यालय बोलेगा पेरिस में। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। इसका स्थापना 1945 में क्या है? IMF का स्थापना। अब पूछेगा यूनेस्को का स्थापना कब किया गया था? इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो ये सब सवाल आप लोग का जवाब कमेंट में नीचे देना है, तब आप लोग को याद होगा। जितना ज़्यादा आप लोग दूसरे से डिस्कशन करेंगे उतना ज़्यादा GK आप लोग को याद होगा। अब हम लोग लास्ट के 2 सवाल बच चुके हैं। बोल रहा है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव है? किसी अर्धचालक का अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगा? तो घटता है। प्रतिरोधकता बढ़ेगा कब? चालक के केस में। अगर चालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर डिक्रीज करेगा। अर्धचालक में डिक्रीज और चालक में इंक्रीज। तो यहाँ पे सारा कंडीशन दिए गए हैं। चालक में घटता है, यानी कि अर्धचालक में घटता है, और मतलब चालक में बढ़ जब तो पूछेगा अर्धचालक के कौन कौन है, उदाहरण पूछेगा तो आप लोग यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं। हम लोग अब यहाँ से जाएंगे आज के आखिरी नंबर सवाल की ओर, जो कि आप लोगों का आज का आखिरी लास्ट नंबर सवाल है। ओडोमीटर एक उपकरण है, किसके द्वारा मापा जाता है? ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर दूरी में आप लोग गाड़ी में जो मीटर लगल रहता है उसको दूरी को मापता है ओडोमीटर। और एक है बैरोमीटर। ये उपकरण वायु दाब मापने का प्रयोग में लाया जाता है, बैरोमीटर। अमीटर क्या है? तो इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग इसकी सहायता से वायुमंडल में आर्द्रता मापा जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा। फिर एक है फैदोमीटर से, यह अंतर समुद्र की गहराई मापने में, फिर वर्षा मापने में काम आता है। सभी आप लोग पढ़िएगा। चलिए आज के आखिरी नंबर सवाल, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है। ध्यान रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है। तो टोटल 100 नंबर सवाल मैंने कंप्लीट करा दिए आप लोगों को। तो ये तीसरा नंबर सेट भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन बैंक का जो चौथा नंबर सेट है उसमें हम लोग आगे जाएंगे। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ये चैनल को आप लोग आगे बढ़ाएं। ये आपका चैनल है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं इसको कमेंट में भी पिन कर दूँगी। जिसको PDF की आवश्यकता है वो लोग कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग को PDF मिलेगा, अन्यथा PDF नहीं।